Hello students, once again welcoming you all to the MKGN classes, and today we are going to start with a new chapter of the unit Biotechnology Principle and Processes. तो इस यूनिट में बेटा जो दूसरा चैप्टर पहला हमने कर लिया, मतलब यूनिट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, और उसमें फर्स्ट चैप्टर हमने किया बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो हमने बायोटेक का पूरा प्रोसेस समझ लिया, क्या क्या टूल वहाँ पे रिक्वायर्ड थे, कैसे बायोटेक्नोलॉजी की जाती है, ये सारा कुछ हमने समझा प्रोसीजर पार्ट। अब हमें देखना है ये जो इतना बायोटेक्नोलॉजी पे हम लोगों ने जोर लगाया फर्स्ट चैप्टर में, क्या इसका कोई एडवांटेज भी है हम लोगों के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर विल डील विद द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो क्या नेम है हमारे चैप्टर का, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है बताओ, बायोटेक्नोलॉजी से हमने क्या किया था, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, उसको किसी वेक्टर के अंदर डाला और वेक्टर के ऊपर लोड किया और उस वेक्टर को डाल दिया होस्ट के अंदर। या वेक्टर लेस मेथड भी हमने पढ़े थे, डायरेक्टली जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने होस्ट के अंदर डाला, किस लिए, उस होस्ट के अंदर उसको मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया, वहाँ से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला, मतलब उसके प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया, जो भी प्रोडक्ट जीन का बन रहा था वो जीन प्रोडक्ट को हमने निकाला, किस लिए, कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन के लिए। जैसे इंसुलिन का एग्जांपल लेके हम लोग चले थे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या, चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना। तो व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज के साथ साथ चलेंगे बेटा। बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बाद में आप लोगों का अगर अपने हिसाब से पढ़ा देना इस चैप्टर को, फिर आप अरे बायो में तो ये भी लिखा था मैम, एनसीईआरटी में तो ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, हमें समझ ही नहीं आया। तो बिल्कुल हम एनसीईआरटी के कंटेंट के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। चलिए, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद दी, किस चीज के साथ डील करती है बताओ, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो pharmaceuticals and biologicals by using genetically modified microbes, fungi, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बताओ बताओ बेटा, जल्दी से पढ़ो, देखो अपनी एनसीईआरटी की लाइन को। पहली ही लाइन हमारे पास क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी अगर एप्लीकेशंस के साथ अगर हम डील करें, तो बायोटेक्नोलॉजी किस चीज़ के साथ डील कर रही है, इट इज़ डीलिंग विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। क्या बना रहे हैं हम इंडस्ट्रियल स्केल पे, कमर्शियली हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, या तो कोई बायो फार्मास्यूटिकल बनाएंगे। बायो फार्मास्यूटिकल्स पता है ना क्या है, पढ़ के ही तो आए अभी, इंसुलिन का एग्जाम्पल पढ़ा हम लोगों ने। एंड बायोलॉजिकल्स, कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अगर हम बना रहे हैं, क्या यूज़ करके, जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसमें माइक्रोब यूज़ करेंगे। माइक्रोब मीन्स बैक्टीरिया को आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हो, है ना। जैसे ई कोलाई के अंदर हमने इंसुलिन का जीन डलवा दिया था, तो हमने ई कोलाई को क्या कर दिया था, जेनेटिकली मॉडिफाई। ऐसे ही आप किसी फंजाई को भी कर सकते हैं, प्लांट को भी कर सकते हैं, एनिमल्स को भी कर सकते हैं। इनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके हमें क्या मिलेगा, कुछ तो फायदा है, तभी हम इनको मॉडिफाई करें, क्योंकि इसमें हम क्या डालेंगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिससे हमें फ़ायदा होने वाला है। फिर हम उसकी करेंगे इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन, किस लिए, बायोफार्मास्यूटिकल्स के लिए या किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए। इसी को हम बोलते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी की बेटा एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, ये तो सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की बात हो गई ना। अब एप्लीकेशंस, applications of biotechnology। कहाँ कहाँ पे बताओ बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है, बता सकते हो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन में क्या। बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, मैंने बताया ना एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है, पता है आप सबको क्या लिखा हुआ है बताओ। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड, है ना, है ना, है ना, हाँ इंक्लूड। कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, देखो ध्यान से, थेराप्यूटिक्स में,
और कहाँ पे यूज हो रहा है बेटा? डायग्नोसिस में, थेरेप्यूटिक्स हो गया, डायग्नोसिस हो गया। और कहाँ पे यूज हो रहा है बेटा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। इसके अलावा हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं बेटा? फूड प्रोसेसिंग के अंदर, फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? बायो रेमिडिएशन में, बायो रेमिडिएशन। और कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं बेटा हम इसका, बायोटेक का? वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ा था ना, वेस्ट मैनेजमेंट। और कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं बेटा? फ्यूल प्रोडक्शन। अब बताओ, इतने सारे हमारे पास यूजेस हैं किसके? बायोटेक्नोलॉजी की इतनी सारी एप्लीकेशन, इतने सारे फील्ड्स के अंदर। अब चलो वन बाय वन पहले इनको देख लेते हैं। थेराप्यूटिक्स क्या होता है? थेराप्यूटिक्स, थेराप्यूटिक्स का मतलब समझते हो? भारी भरकम सा वर्ड है ना, नहीं पता होगा थेराप्यूटिक्स के बारे में। या पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिनको नहीं पता बताना मुझे है। थेराप्यूटिक्स क्या होता है बेटा? कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर हम नहीं बना पा रहे हैं और वो हम सिंथेटिकली बाहर से ले रहे हैं, लाइक इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। इंसुलिन वैसे हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन किसी वजह से अगर डिसऑर्डर हो जाए और हमारी बॉडी के अंदर हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो तो हम क्या करेंगे? बाहर से उसको लेंगे ना। तो बाहर से उसको लेना क्या है? वो क्या हो गया? एक थेराप्यूटिक हो गया। मतलब किसी भी तरह की थेरेपी, लाइक जीन थेरेपीज हो गई। अगर आप किसी भी तरह की थेरेपी बाहर से ले रहे हैं, आपकी बॉडी में नहीं की जा रही, बाहर से उस थेरेपी को आप ले रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक्स। जैसे इंसुलिन की थेरेपी ले रहे हो, मतलब आई डिडेंट मीन टू से दैट ले रहे हो, नहीं, जिनको ज़रूरत है वो ले रहे हैं। देन डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में कहाँ पे हेल्प करती है बेटा बायोटेक्नोलॉजी? मैंने बताया था फिंगरप्रिंटिंग के टाइम पे, और सॉरी जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी टेक्निक्स? पीसीआर हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना। उसका यूज़ कितनी सारी जगह मैंने बताया था। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं? इन दी डायग्नोसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेज लाइक आरटीपीसीआर। ये तो वैसे बुक के अंदर ही आ जाना चाहिए हमारी, एनसीईआरटी की बुक के अंदर। अब इसको इनको ऐड करना चाहिए। तो जब भी मेरे को लगता है रिवाइज्ड एडिशन आएगा तो आरटीपीसीआर का नाम ज़रूर आने वाला है हमारी एनसीईआरटी के अंदर। तो थेराप्यूटिक्स में हमने जैसे इंसुलिन की बात की, डायग्नोसिस में आरटीपीसीआर ले लीजिए, मतलब वो फिंगरप्रिंटिंग के जो भी एप्लीकेशंस थे। उसके अलावा हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी का? इन दी प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। किस चीज़ को फ़ायदा मिलेगा उससे? फार्मर्स को। हमारी जो फार्मिंग है वहाँ पे ईल्ड जो है हमारा बढ़ जाएगा। तो कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम? और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम और क्या बोलते हैं? जीएमसीज। तो जहाँ पे भी आ जाए ना जीएमसी, तो जीएमसी का मतलब क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो बिल्कुल एक तरह की क्रांति आ गई। एक क्रांति आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, एक क्रांति हम ला रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद। और कहाँ पे बेटा बायोटेक का एप्लीकेशन है? इन दी फूड प्रोसेसिंग। भैया प्रोसेस्ड फूड के बारे में तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है। आप लोग जितने भी सारे हो, इतने सारे प्रोसेस्ड फूड के बारे में जानते हो। दुनिया भर के तो चीज़ खाते हो आप, वो किसका प्रोडक्ट है? बायोटेक्नोलॉजी का। कर्ड खा रहे हैं, योगर्ट खा रहे हैं। हमने कितनी सारी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ ली थी ना स्टार्टिंग में। तो वो सारे क्या हैं? जो भी खाने पीने की हमने चीज़ों की बात की थी, वो सभी के सभी क्या थे? बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट ही तो थे। तो किस में यूज़ कर रहे हैं हम उसको? फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है। स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था बिल्कुल आपको। उसके अलावा बायो रेमिडिएशन, ये वर्ड आपके लिए नया है। एक होता है बेटा बायो रेमिडिएशन, एक होता है फाइटो रेमिडिएशन। हम ना कुछ ऐसे, सपोज कीजिए कहीं पे हमारा सॉइल जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो हम कुछ ऐसे प्लांट्स वहाँ पे लगाते हैं कि वो जब प्लांट ग्रो होंगे तो सॉइल से वो क्या खींचते हैं? पानी भी खींचते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन भी लेते हैं। तो वो जो हमारे लिए पॉल्यूटेंट है सॉइल के, मे बी उस प्लांट के लिए वो मिनरल्स हो, वो मिनरल के साथ साथ उनको भी खींच लेता है और अपने अंदर क्या कर लेता है? उनको असिमिलेट कर लेता है। तो मतलब प्लांट ने क्या कर दिया? सॉइल में से क्या खींच दिया? पॉल्यूशन को खींच लिया, उसको एसिमिलेट कर लिया। उसको हम बोलते हैं फाइटो रेमिडिएशन, कि हमने सॉइल के पॉल्यूशन को कम किया ऐसे ट्रीज लगा के। वो ट्री भी स्पेशल है, ये नहीं कोई भी ट्री लगा दोगे, जिनकी टेंडेंसी होगी उन पॉल्यूटेंट्स को खींचने की। समझ में? ऐसी वो तो हो गया फाइटो, पेड़ लगाए, पौधे लगाए। और ऐसे नहीं लगाए कोई भी, मैं बार बार बोल रही हूँ, स्पेसिफिक होते हैं।
उनके कुछ के नेम्स हम लोग पढ़ेंगे भी, मे बी इकोलॉजी में पढ़ेंगे। और उसके बाद है बेटा बायो रेमीडिएशन। फाइटो की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, हम बात करें बायो रेमीडिएशन की। बायो रेमेडी दे रहे हैं हम किसके लिए, पोल्यूशन के लिए। तो अगर हम किसी बायोलॉजिकल कोई माइक्रोब सपोज करो हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, बायो रेमीडिएशन। वैसे तो हमारे पास प्लांट्स का भी यूज़ जो हम कर रहे हैं वो भी क्या है, बायोलॉजिकल ही तो है ना, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ही तो है प्लांट भी। तो प्लांट का यूज़ कर रहे हो, किसी एनिमल का यूज़ कर रहे हो, फंगस का कर रहे हो, किसी माइक्रोब का कर रहे हो। अब जैसे एक एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ हमारी कहीं ना कहीं बुक के अंदर आएगा, ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स को अगर हमें क्लियर करना है, इन द क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, एक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, कौन सा, दैट इज स्यूडोमोनास पुटीडा। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो ऑयल स्पिल्स का मतलब जानते हो ना, कहीं पे ऑयल अगर फैल गया है, शिप्स वगैरह में भी जब ऑयल आ रहा होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहा है, ओशंस में, तो कई बार क्या हो जाते हैं, अटैक हो जाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, समुद्री डाकुओं का अटैक हो जाता है, कोई बम से उनको या तो लूट लिया या फोड़ देते हैं उन टैंक्स को, या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से किसी भी तरह वो जो ऑयल के टैंक्स से वो किसी भी तरह फट गए या ब्लास्ट हो गए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बाकी का ऑयल जो है स्पिल हो जाता है। तो उन ऑयल स्पिल्स को क्या हम ऐसे ही छोड़ दें ओशन के अंदर, क्या क्रिएट करेंगे, पोल्यूशन। कैसे करेंगे मैडम, उसको क्या लेना देना। देखो बेटा ऑयल है, ऊपर तैरेगा, उसके नीचे जितनी बायोलॉजिकल लाइफ है पानी के अंदर, उसको क्या मिलेगी, सनलाइट से चलो मिल जाएगी उसको, उस तक क्या ऑक्सीजन पहुंचेगी, इस ऑयल की फिल्म में से नहीं पहुंच सकती। तो वो जो बायोलॉजिकल लाइफ होगी बेटा बिलो दी वाटर, वो सारी की सारी हमारी डेथ हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो उसके लिए वो ठीक नहीं है। तो जितने भी ऑयल स्पिल्स हैं, और भी कहीं पे भी ऑयल स्पिल्स हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स का। जैसे एक माइक्रोब का यूज़ हम स्यूडोमोनास पुटीडा का करते हैं फॉर क्लियरिंग दी ऑयल स्पिल्स। तो ये क्या क्या हुआ, ये हमने पोल्यूशन को, एक तरह से ऑयल की वजह से जो पोल्यूशन फैलता, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती, हमने उसको प्रिवेंट कर दिया ना। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे बेटा, बायो रेमीडिएशन, है ना। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम रेमिडिएट कर रहे हैं पोल्यूशन को। देन वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा ही है आपने, अभी हमने सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किए थे, एनारोबिक बैक्टीरिया का ही तो हेल्प लिया था हम लोगों ने, लिया था ना, पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था, फिर उसके अंदर हमने एरोबिक बैक्टीरियाज की हेल्प ली, एरोबिक फंजाई की हेल्प ली थी। तो वो सारा का सारा भी क्या था, वेस्ट मैनेजमेंट। वहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी ही तो लगा रहे थे। उसके अलावा बेटा हमारे पास फ्यूल, जो माइक्रोब्स वाला चैप्टर पढ़ा वहाँ की बात कर रही हूँ, ये फूड प्रोसेसिंग भी वहीं पे पढ़ी थी आपने, वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा था, और फ्यूल प्रोडक्शन बायोगैस का प्लांट पढ़ा था ना, है ना। वो भी क्या थी, वो भी हम किससे बना रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। तो समझ आया, वो मैंने कहा था ना, हमारा सिलेबस बेटा इस तरह से अरेंज किया गया है कि एक चैप्टर दूसरे के लिए एक फाउंडेशन बनाए। तो माइक्रोब्स पढ़ाए गए, उसमें थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी का आपको थोड़ा सा बेसिस बनाया गया, क्योंकि उससे अगला यूनिटी बायोटेक आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें कि सब हो रहा था बायोटेक्नोलॉजी से हो रहा था। अब ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या, पढ़ ली हमने। अब बायोटेक्नोलॉजी की है तो इनका यूसेज कहाँ कहाँ पे, क्या एप्लीकेशंस है हमारी डेली लाइफ में। तो बेटा इन एप्लीकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। दीज आर साइटेड इन योर एनसीईआरटी बुक। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक को उठाएंगे, इस चैप्टर को खोलेंगे, पहले ही पेज के ऊपर आपको यही लिखा हुआ आएगा, और ईच एंड एवरी वर्ड इज इम्पॉर्टेंट। आप ये नहीं छोड़ सकते, अरे तो इंट्रोडक्शन है, लीव इट। तो मैं इतना जोर क्यों लगा रही हूँ, अगर ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है तो कहीं से भी छोटे से वर्ड में से भी आपको नीट के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। और आपको पता है इस पूरे यूनिट में से 5 to 6 क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड होते ही होते हैं नीट के अंदर। तो मतलब आप ये लगा लीजिए 20 से 24-28 नंबर आपके हाथ में है अगर इस चैप्टर को। क्या है, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, मुझे नहीं लगता कोई डिफ़िकल्टी है। आप जब पहली बार इस चैप्टर को पढ़ते हैं यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, यार ये क्या हो गया, क्योंकि बाकी हमारी बायोलॉजी से थोड़ा हटके है। लेकिन घबराना नहीं है, जब दूसरी बार इसको पढ़ोगे, जब अपने आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी लेके एक बार लेक्चर सुना, उसके बाद आप जब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा यही था, बायोटेक में तो सिर्फ टूल्स और स्टेप्स थे, उसके बाद यहाँ पे हमें बस एप्लीकेशंस पढ़ने को मिल जाए और कुछ भी नहीं है। तो डिफ़िकल्ट सोच के इसको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ स्किप भी नहीं करेंगे। अगर हमें वो 24, 30, 28 नंबर, 24 या 28 नंबर इस चैप्टर से हमें चाहिए। 5 to 6 क्वेश्चन, बार बार बोल रही हूँ, 5 to 6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं इस पूरे यूनिट में से, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और एप्लीकेशंस वाले दोनों चैप्टर मिला के। तो इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेने का, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। चलो
तो ये हो गया बेटा बायोटेक्नोलॉजी किस लिए करते हैं हम, और बायोटेक्नोलॉजी जब की तो किस किस फील्ड में उसके एप्लीकेशन है, क्या क्या हमें फ़ायदे हुए, ये सारा मैंने लिख दिया। उसके बाद हमारी बायोटेक्नोलॉजी, हमारी जो एनसीईआरटी है वो क्या लिख रही है कि बायोटेक्नोलॉजी जब हम करते हैं, सारा प्रोसेस हम करके आए हैं, तो यहाँ पे सबसे क्रिटिकल एरिया क्या था, बायोटेक्नोलॉजी का जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी करने में, हमने क्या क्या मतलब फेस किया, सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ कौन सा फेस किया। वो 3 डिफ़िकल्ट फेज़ थे बायोटेक्नोलॉजी के, जहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, वो 3 फेजेस ये हैं। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहला क्रिटिकल रिसर्च एरिया कौन सा होता है, देखो, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। कि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है, हम कहते हैं ना जीन ऑफ इंटरेस्ट, अरे ये वाला जीन है, अरे ये वाला निकालना है, मुझे उसके अंदर डालना है। कितनी सिंपल सी बात कर देते हैं ना, ये इतना सिंपल है नहीं। सबसे पहले तो ये देखो कि जो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, जैसे अब हम चाह रहे थे बीटी कॉटन हमने बनाया ना, मैंने पहले एग्जांपल दे दिया, आज उसको डिटेल में पढ़ेंगे भी, कि कॉटन के प्लांट को सबसे ज़्यादा पेस्ट खाते हैं। हम इस कॉटन के प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं कि इस पर कीड़ा लगे ही नहीं, लगे भी तो वो मर जाए अपने आप, मतलब उसको नुकसान ना हो कीड़े से। कैसे बनाए कॉटन को पेस्ट रेजिस्टेंट, तो सबसे पहले हमें अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, भाई ऐसा क्या किया जाए कि इसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाए। रेजिस्टेंस आ जाए, फिर हम दिमाग दौड़ाएंगे, ऐसा कोई माइक्रोब है जिसके पास ऐसा कोई टॉक्सिन बन रहा है, तो उस टॉक्सिन के जीन हम निकाल के इस प्लांट के अंदर डाल दें। तो कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ी होगी। ये तो हमें पता है ना माइक्रोब है, इसलिए मैंने नाम ले दिया कि एक माइक्रोब है, उसके टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन है, वो हम डाल देंगे। लेकिन कितनी पॉसिबिलिटीज़, वो सोचना ऐसा दुनिया में क्या चीज़ हो सकती है जो इस कॉटन के प्लांट को रेजिस्टेंट बना दे। क्या डालें इसके अंदर, क्या डालें, कोई टॉक्सिन, ये तो हमें पता नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ एग्जांपल उसी का दे रही हूँ। तो सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है उस माइक्रोब को चूज़ करना जहाँ से हम जीन ऑफ, और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट चूज़ करना कि हम एक्चुअली इसको कैसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हमें कुछ इंसेक्ट रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट जीन इसमें डालने पड़ेंगे। वो जीन अब कौन से माइक्रोब से लिए जाएँ, वो माइक्रोब कहाँ मिलेगा, उसमें वो जीन उसके सीक्वेंस में कहाँ प्रेजेंट है। तो ये कितना बड़ा जोल है, ये हमने तो एक स्टेप में कर दिया ना, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल, इट इज़ अ क्रिटिकल एरिया ऑफ रिसर्च। तो प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, थोड़ी लैंग्वेज भाई एनसीईआरटी की है तो थोड़ा हाईफाई रहेगी, मैंने इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर दिया। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। कि हमें कोई इम्प्रूव्ड क्या चाहिए, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, या तो वो माइक्रोब होगा या उसमें से कोई हमें एंजाइम एक्सट्रैक्ट कर ले। तो रिसर्च करनी पड़ेगी ना इस चीज़ पे कि आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट किस काम के लिए चाहिए, कहाँ मिलेगा, किस ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, उसके जीनोम में वो कहाँ प्रेजेंट होगा। तो बहुत रिसर्च चाहिए। तो ऐसे एक लाइन में लिखना हमारे लिए बड़ा सिंपल था, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन। वो आइडेंटिफाई करना कि हम इसको ये एप्लीकेशन, मतलब इस काम को हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या लगेगा, क्या चाहिए होगा, सबसे क्रिटिकल। दूसरा क्रिटिकल एरिया क्या है बेटा, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। अब कैटलिस्ट पता है, वही माइक्रोब या उसका वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, कि वो जो माइक्रोब है, जब वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जब हम उसको डाल देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे उसकी होस्ट के अंदर, तो हमें उसको क्या करना है, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। भाई वो कैसी कंडीशंस में वो माइक्रोब पाया जाता है, कैसी कंडीशन में उसका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम उसको होस्ट में डालें तो कैसी कंडीशंस उसको लगेंगी क्लोनिंग के लिए, कैसी मतलब कंडीशंस के अंदर वो सरवाइव करेगा, वो ट्रांसफॉर्म होगा, या वो अपने प्रोटीन्स बनाएगा, एक्सप्रेस करेगा। तो वो कंडीशंस की भैया उसका हैबिट कैसी है, उसका हैबिटेट क्या था, ये सब कुछ भी तो स्टडी का पार्ट है ना। दिस ऑल्सो आस्क्स फॉर अ लॉट ऑफ रिसर्च। देन थर्ड, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई दी प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने क्या लिख दिया था, बायोटेक्नोलॉजी में हमने डाउनस्ट्रीमिंग पढ़ी थी ना, लास्ट 8th पॉइंट जब हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी की, आरडीएनए बनाने की जो प्रोसेसेस थी, उसका जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था हमने, क्या किया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट से जो प्रोटीन बन रहा था, उस प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ दी जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो प्रोडक्ट था, उसकी एक्सट्रैक्शन, उसको मैंने क्या कहा था, डाउन स्ट्रीमिंग बोलते हैं। क्या करते हैं उसमें, जैसे इकोलाई के अंदर हमने इंसुलिन का जीन डाल के इकोलाई की हमने क्या करवा ली, बड़े बड़े बायो रिएक्टर में, बायो फर्मेंटर्स के अंदर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनवा ली, और वहाँ क्या प्रेजेंट था, जीन। वो जीन जब
क्या होगा, ट्रांसलेट करेगा तो वो प्रोटीन बनाएगा। कौन सा, इंसुलिन की जीन डाली है तो इंसुलिन बनेगा। अब उस इंसुलिन को उस बैक्टीरिया में से निकालें कैसे? हमने तो बड़े आराम से लिख दिया था ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक लाइन में लिख दिया था ना। उसको हम डाउन स्ट्रीमिंग बोलते हैं, उसको हम बायोरिएक्टर्स में करते हैं। तो क्या हमने सोचा कि ये जो एक्सट्रैक्शन है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट ने जो प्रोटीन बनाया है, जिसके लिए हमने वो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था, जिस प्रोटीन के लालच में बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया में वो बन तो गया है, अब उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, उसकी भी कौन सी टेक्निक लगेगी यहाँ पे, किस टेक्निक से हम उस जीन को निकाल सकते हैं कि वो ख़राब नहीं हो। मतलब जीन को नहीं निकालना है, जीन के प्रोडक्ट को निकालना है, क्योंकि जीन तो अटैच हो गया बैक्टीरिया के जीनों में, मल्टीप्लाई हो गया और जीन ने एक्सप्रेस भी कर दिया और वो प्रोटीन बना दिया। सपोज इंसुलिन जीन डाला था, उसने इंसुलिन बना दिया। अब उसको बैक्टीरिया की सेल से निकालें कैसे? इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, प्योरीफिकेशन को, एक्सट्रैक्शन को। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई दी प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सी टेक्निक से निकालें, क्या करें, अगेन इस पे क्या लागू होगी, रिसर्च कि कैसा ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट को आइसोलेट करने की अब क्या टेक्निक लगेगी, सिंपल फिल्ट्रेशन से हो जाएगा या कुछ और, हमें और ज़्यादा केमिस्ट्री या कुछ और ज़्यादा लॉजिक लगा के कोई एक टेक्नोलॉजी ढूंढनी पड़ेगी। तो समझ आ गया, बायोटेक्नोलॉजी हमने तो बड़े सिंपल से 8 स्टेप के अंदर लिख दी थी। आइसोलेशन कर लो, ये कर लो, वो काट के निकाल लो, कटा तो बहुत सारे फ्रेगमेंट हो गए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लो, फिर इल्यूशन से उसको जेल में से जब हम पीस को बाहर निकालते हैं ना, डिजायर्ड पीस को, उस स्टेप को हम इल्यूशन बोलते हैं, जो मैं वहाँ लिखवाना भूल गई थी। बस इल्यूशन लिख लेना, हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। फिर उसको हम वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, वेक्टर को फिर हम होस्ट में डालेंगे, फिर होस्ट में जाके वो मल्टीप्लाई करेगा तो उस जीन का जो प्रोडक्ट होगा, जो प्रोटीन होगा, वो हम ले लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इतनी सी प्रोसेस पड़ी थी, लेकिन उस प्रोसेस के पीछे ये 3 क्रिटिकल एरियाज़ है जहाँ पे बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च चाहिए कि कौन सा माइक्रोब ले रहे हो, कौन सा उसका जीन ले रहे हो, फिर कैसी कंडीशंस में वो एक्ट करेगा, है ना, सर्वाइव कर पाएगा, और कैसे फिर उसको जब हम होस्ट सेल में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, वो जो जीन का प्रोडक्ट है, प्रोटीन हमारे हाथ में आ जाएगा, तो उसको हम प्योरीफाई कैसे करेंगे। तो ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के अंदर बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसकी, बायोटेक्नोलॉजी। जब मैंने लिखा था ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वहीं पे मैंने स्टार लिख दिया था, क्योंकि हम लोग देखो, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम हर चीज़ को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए बनाते हैं, पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर भी थोड़ी सी सेल्फिशनेस दिखाई गई है कि सिर्फ हम किन चीज़ों की बात करेंगे, हमने अपने फ़ायदे के लिए क्या किया। हमने अपने फ़ायदे के लिए एग्रीकल्चर में घुसा दिया बायोटेक को, हमने अपने फ़ायदे के लिए फार्मास्यूटिक्स में घुसा दिया बायोटेक को कि वहाँ से भैया हमें कुछ मेडिसिन ऐसी चाहिए। तो मैक्सिमम एग्जाम्पल जो हमें इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे ना, वो मेडिसिन के फील्ड से और हमें एग्रीकल्चर के फील्ड से ही पढ़ने हैं, है ना। तो हमारे फ़ायदे की बात है ना, हम अपना खाना कैसे बढ़ाएं और हम अपने आप को तंदुरुस्त कैसे रखें, इतने टाइप की डिजीज़ है उनसे हम कैसे फाइट करें। तो ह्यूमन बीइंग सेल्फ सेंटर्ड होके ना, बस वही 2 चीज़ों के ऊपर मैक्सिमम इस चैप्टर के अंदर फोकस किया गया। लेकिन हमें तो वही पढ़ना है जो हमारी एनसीईआरटी ने दिया है। बट यू मस्ट बी हैप्पी कि अगर बहुत ज़्यादा और कुछ भी पढ़ते हैं हम इधर उधर की एप्लीकेशंस, तो भैया चैप्टर हो जाता हैवी, लर्न करना पड़ता ज़्यादा और हमारी लग जाती वाट जो लगनी नहीं चाहिए। चलिए, तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी घुसाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? देखो जी, क्यों पड़ी? क्योंकि बेटा डे बाय डे आर पॉपुलेशन, ठीक है, हमारा जो पॉपुलेशन है डे बाय डे, पहले तो ये मुद्दा समझो कि एग्रीकल्चर में क्यों घुसाया हमने बायोटेक को। पॉपुलेशन क्या कर रही है, डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन हो रही है इंक्रीज। उस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारा फूड सप्लाई है, हमारे पास जो फूड की जो डिमांड है, फूड की डिमांड तो बढ़ती है, सप्लाई नहीं बोलूँगी अभी। तो फूड का जो डिमांड है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए फूड का डिमांड भी क्या है, हाई है। लेकिन इस डिमांड को मीट करने के लिए हमारे जो फूड की सप्लाई है, फूड सप्लाई इज नॉट सफिशिएंट। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें ना बेटा, ये प्रॉब्लम आ चुकी है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो दैट विल आस्क फॉर दी फूड ऑल्सो। जिंदा रहना है भैया, खाना तो पड़ेगा। पॉपुलेशन हाई है, डिमांड भी हाई होगी, लेकिन सप्लाई कहाँ से दें, किधर से दें भाई? रिसोर्सेज
हम क्या करी जा रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कहाँ पे एग्रीकल्चर लगाओगे बताओ, कहाँ पे उगाओगे? जहाँ पे खेत थे, खलिहान थे, वहाँ तो हम क्या करते जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट के नाम पे क्या कर रहे हैं, सबको हमने डिस्ट्रक्ट कर दिया। और वहाँ पे कहीं फैक्ट्रीज लग रही हैं, कहीं रेजिडेंशियल हाउसिंग कॉलोनीज बन रही हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे। इवन हमारे जो रिच फार्मर्स हैं वो भी ये सोचते हैं और ये लैंड है मेरे पास, इतना क्यों मेहनत करनी है, इसको बेच दो, क्योंकि लैंड के प्राइसेस हाई हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं बेटा, पॉपुलेशन बढ़ रही है और अर्थ की जो एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, अभी कैरिंग कैपेसिटी आप पढ़ोगे इकोलॉजी में, कि रिसोर्सिस जो है उस ह्यूमन काइंड की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को एक तरह से मतलब कि हेल्प करने के लिए या उसको सस्टेन रखने के लिए वो इनसफिशिएंट पड़ रही हैं हमारे पास। तो ज़मीन भी कम पड़ रही है। तो अब ज़मीन जितनी कम पड़ेगी भैया, जिस चीज़ जो जितनी कम होगी उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। अब ज़मीन के दाम इतने बढ़ गए हैं तो फार्मर्स को क्या लगता है, पसीना बहा के खेती करके कई बार तो पूरे साल की मेहनत ख़राब हो जाती है, हमारी क्रॉप ख़राब हो जाती है। तो उससे अच्छा क्या है, इस लैंड के इस पीस को बेच देते हैं, करोड़ों मिलियंस बिलियंस कमाओ, उनका इंटरेस्ट बैंक में रखो, उससे और बिजनेसेस चलाओ और ख़त्म। और एक बार ये ज़मीन कौन खरीदेंगे, मोस्टली बिल्डर्स खरीद लेते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट खरीद लेते हैं। क्या करते हैं, वहाँ खेती कर रहे हैं, नहीं नहीं, तो खेत उजड़ गया। ये हो रहा है बेटा आज का सिनेरियो। ये मैंने जान के एग्जांपल दिया, हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना है किसी न किसी तरह से हमें। अब ये खेत उजड़ रहे हैं, इससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी तो हो रहा है। चलो हम ज़्यादा इकोलॉजी में घुस रहे हैं, अभी नहीं घुसेंगे, इसकी बात वहाँ पे करेंगे। तो समझ आ रहा है ना, पॉपुलेशन बढ़ने के, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन उतना फूड का सप्लाई हमारे पास नहीं है। तो क्या किया जाए, इस इंक्रीजिंग फूड की डिमांड जो बढ़ रही है इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? हमारे पास 3 तरीके हैं। और वो 3 तरीके क्या हैं, हमारी एनसीईआरटी लिखती है, या तो आप यूज़ कीजिए एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, या एग्रो केमिकल बेस्ड फार्मिंग, ये लिख लीजिए, है ना, कुछ भी पौधे ही उगाने हैं हमें। उसके बाद या दूसरा आप क्या काम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और तीसरा काम बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं बेटा हमारे पास टू इंक्रीज दी फूड सप्लाई। जितनी डिमांड है उसको मीट करने के लिए हमें फूड सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और फूड सप्लाई बढ़ाने के हैं ये 3 तरीके हमारी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो देखो अब आप अगर ध्यान से सोच समझ के अगर हम डिटेल में पढ़े तो अभी एनसीईआरटी का पहला ही पेज, वो इतना सा पेज सिर्फ हमारा कवर हुआ है। तो एनसीईआरटी भाई एनसीईआरटी है, स्वैग है एनसीईआरटी में, टू द पॉइंट बात लिखती है, उसके पीछे कितना कुछ छुपा होता है वो हमें निकालना होता है। समझ में आया ना बेटा? तो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट बनाओ, वी आर मेकिंग योर कॉन्सेप्ट। चीज़ों को ऐसे नहीं एनसीईआरटी पढ़ ली, ये पॉइंट रट लिया, ऐसे थोड़ी याद रहेगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट के थ्रू चलेंगे तो सारी चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें आपके माइंड में फॉर एवर लॉक हो जाएंगी। चलिए, तो ये 3 तरीके हैं बेटा। अब एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर क्या होता है, क्या यूज़ कर रहे हो, एग्रो केमिकल्स। हमने ऐसे बायो फर्टिलाइज़र्स भी नहीं कहूँगी, हमने ऐसे फर्टिलाइज़र्स बनाए, इंसेक्टिसाइड बनाए, पेस्टिसाइड्स बनाए कि जिनकी हेल्प से क्या हुआ, हमारा जो एग्रीकल्चर था वो एकदम से बूम आ गया, उसके अंदर एकदम से ईल्ड जो है बढ़ गया, क्योंकि पहले हम अवेयर नहीं थे। इसके अंदर भाई फर्टिलाइज़र डाल दो बाहर से लाके, एनपीके डाल दिए, अच्छे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, प्लांट पहले इतना हो रहा था वो इतना बढ़ रहा है, जितना प्लांट का बायोमास बढ़ेगा उतनी ज़्यादा उसकी ईल्डिंग कैपेसिटी, तो उससे उतना ज़्यादा हम जो है उसका प्रोडक्ट ईल्ड करवा सकते हैं। तो प्रोडक्ट बढ़ गया एक प्लांट से, लेकिन किसकी हेल्प से किया, दूसरा उसको बीमारी नहीं लगने दो, क्योंकि फसल किस चीज़ से ख़राब होती, कीड़ा बीड़ा खा जाए, किसी तरह का कोई पेस्ट वेस्ट उसको लग गया खा जाएगा, उससे भी बचा दिया हमने, पेस्टिसाइड्स बना दिए हमने, फर्टिलाइज़र्स बना दिए, ताकि पेड़ की जो भी पौधा है, जो भी हमारा प्लांट है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसका उससे जो हमें प्रोडक्ट लेना है वो प्रोडक्ट उसमें ज़्यादा बने। लेकिन इन दोनों चीज़ों में हमने क्या किया, किसका यूज़ कर रहे हैं, वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ दी केमिकल्स। और केमिकल वो कौन से हैं, केमिकल्स यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस में, एक तो हमने यूज़ किए फर्टिलाइज़र्स, कैसे फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स जैसे NPK है ना, यूरिया पूरिया सब। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे यूज़ पेस्टिसाइड्स।
इन चीज़ों से के बेस पे हमने क्या कर लिया, अपना क्रॉप का यील्ड बढ़ा लिया। लेकिन क्या हमने ये ठीक किया? बोलो क्या किया? पहले हम अवेयर नहीं थे, हम लोगों ने ये कर लिया। ठीक है, वैसे इसको हमें पढ़ना चाहिए किसके अंडर? ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। एक फेलो थे जिनका नेम था नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग, ये फेलो थे। इनको हम पता है क्या बोलते हैं? सबको पता होगा, इस नेम से सभी एक्वाइंटेड होंगे। कौन है ये? ही वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और इंडिया में कौन है? स्वामीनाथन। और इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में थे स्वामीनाथन। और वैसे ओवरऑल अगर हम देखें, हरित क्रांति पढ़ते थे ना हम लोग हिंदी में भी, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे वो भी समझ गए होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट दी हरित क्रांति, या इंग्लिश में अगर आप हो तो ग्रीन रेवोल्यूशन। किसने की थी ग्रीन रेवोल्यूशन? नॉर्मन ई बोरलॉग ने। उन्होंने क्या किया था? एग्रोकेमिकल बेस्ड फार्मिंग। उन्होंने डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, केमिकल्स का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स, मतलब ये केमिकल्स में फर्टिलाइजर भी आ गए, पेस्टिसाइड भी आ गए। उससे क्या हो गया? क्रॉप का यील्ड बढ़ गया। तो क्या हो गया? हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर लिखा हुआ है ट्रिपल टाइम्स इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड। जो क्रॉप से यील्ड मिलता था, जहां से हमारे पास सपोज कीजिए 100 टन अनाज आ रहा है, वहां से 300 टन बनने लग गया। किसकी हेल्प से? जब उन्होंने क्या यूज किया? एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। और वो एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर ही किसका बेसिस था? ग्रीन रेवोल्यूशन का। एग्रो केमिकल बेस्ड फार्मिंग की वजह से आई थी बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। कब आई थी? 20th सेंचुरी। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना सारी चीज़ें। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड फार्मिंग को उन्होंने क्या किया? इसको ज़्यादा ऑगमेंट किया कि आप केमिकल्स यूज़ करो, दबा के फर्टिलाइजर्स डालो ताकि आपका प्लांट हष्ट पुष्ट बने, दबा के उस पर पेस्टिसाइड डालो, कीड़ा वीड़ा उसको लगना ही नहीं चाहिए, तो भैया प्लांट हो गए। उसके अलावा उन्होंने और क्या यूज़ किया पता है? उन्होंने यूज़ किया मैनेजमेंट टेक्निक्स, प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक्स, प्रॉपर एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। फार्मर्स को ये सिखाई। और ये सब करने के लिए और किस चीज़ की ज़रूरत थी? हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की। मेरे को हाई यील्डिंग वेराइटीज़ पहले लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए बोरलो? उन्होंने क्या किया? उन्होंने फार्मर्स को कहा हाई यील्डिंग वेराइटीज़ यूज़ करो, जिनसे ज़्यादा यील्ड मिलता है। ठीक है, वो वाली वैरायटी लो, बीज लेके आओ, उनके सीड्स लेके आओ, हाई यील्डिंग वैरायटी ही उगाओ, बाकी सबको एक साइड कर दो। पहला। दूसरा, उन्होंने क्या कहा? वैरायटी तो लगा दी, अब उस वैरायटी को क्या करना है? उसको, ताकि वो प्लांट अच्छा हट्टा कट्टा उगे, उसमें से हमें ज़्यादा यील्ड मिले, कीड़े मकोड़े उसको नहीं अटैक कर पाए, खा नहीं पाए, उसके लिए आप क्या यूज़ करो? एग्रो केमिकल्स का यूज़ करो, दबा के फर्टिलाइज़र यूज़ करो, पेस्टिसाइड्स यूज़ करो। उसके अलावा जो यील्ड है या जो वो क्रॉप है, उस सारे को क्या करो? उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी सिखाई अलग अलग तरीके की, कि इसको कैसे उगाना है, कैसे नहीं उगाना है। तो ये 3 तरीकों से कौन थे? बोरलो। इन्होंने क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए। लेकिन इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बेटा फिर ड्रॉबैक शुरू हो गए कुछ सालों के बाद दिखने। क्रॉप यील्ड तो बढ़ गया, लेकिन जो भी क्रॉप यील्ड ये बढ़ा है, उस क्रॉप यील्ड में क्या परेशानी हो गई? हेल्थ इश्यूज, क्योंकि केमिकल बेस्ड था ये सारा कुछ, केमिकल बेस्ड था ना। तो क्या स्टार्ट हो गए भैया? इतने सारे हेल्थ इश्यूज, केमिकल अपने ही असलियत दिखाने शुरू हो गए, किसी में कोई डिसऑर्डर स्टार्ट हो गया, और सबसे ज़्यादा कैंसर। तभी तो कहते हैं ना पेस्टिसाइड वेस्टिसाइड, इनको छोड़ के आजकल हम किस पे स्विच कर रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, है ना। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेना
प्रेफर करते हैं ना, हम लोग थोड़े कॉस्टली तो होते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं यार क्यों हम लोग ये जो सिंपल वेजिटेबल में सब्जियां मिल रही हैं, जो भी हम सीरियल्स ग्रेन्स अपने घर में लेके आ रहे हैं, कोशिश करते हैं ना कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेके आएँ। किस वजह से कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम यूज़ करें फर्टिलाइज़र का, तो वो कौन से होते हैं? बायो फर्टिलाइज़र्स। और जो ये पेस्टिसाइड्स वगैरह हमने डाले हैं, ये क्या होते हैं? बायो पेस्टिसाइड या बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं हम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, वो हम माइक्रोब वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ये सारा का सारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, किसकी वजह से आया था? बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ केमिकल्स, जिसकी वजह से क्या हो गई है बेटे? कैंसर जैसी ड्रेडफुल डिजीजेस स्टार्ट हो गई ह्यूमन बीइंग के अंदर। दूसरी क्या प्रॉब्लम थी बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ? इसमें ये जो हम कह रहे हैं ना कि ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी, तो चलो ठीक है, इसमें अब दिक्कत क्या थी कि जो ये हाई यील्डिंग वैरायटी हम यूज़ कर रहे थे ना, इनको प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक ही चाहिए थी इनको उगाने के लिए। कॉमन हमारे जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनसे वो नहीं उग पा रही थी, है ना। अनेबल to grow using conventional या ट्रेडिशनल फार्मिंग। जैसे हम ट्रेडिशनल या जैसे गांव में आम किसान लोग जैसे फार्मिंग करते हैं ना, ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ वगैरह अपने कन्वेंशनल तरीक़ों से उगी नहीं रही थी। और दूसरा, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये हर जगह आप इन हाई यील्डिंग वेराइटी को ये नहीं कि ले गए जहाँ मर्जी उगा लो, ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मैक्सिको, ऐसी जगहों के लिए ही बने थे बस। इन हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को आप पूरे वर्ल्ड के अंदर हर जगह पे नहीं उगा पा रहे थे। तो ये सारी वेराइटी हम कह सकते हैं कि नॉट कॉस्मोपोलाइटन। अब कॉस्मोपोलाइटन नहीं लिखना चाहिए, है ना, क्या लिखना चाहिए? हाँ, नॉट एबल टू ग्रो एवरीवेयर। ये बेटा एक तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन के ड्रॉबैक्स है कि हरित क्रांति तो हम ले आए, ईल्ड को तो बढ़ा दिया, और उस ईल्ड का करें क्या? उस ईल्ड के अंदर क्या थे हमारे पास? फार्मिंग के प्रोडक्ट थे। वो फार्मिंग के प्रोडक्ट हम खा रहे हैं, लेकिन उससे हमें नुकसान हो रहा है। क्यों खाएं फिर हम उनको? ड्रेडफुल डिजीजेस उन केमिकल्स की वजह से हमें लग रही हैं, एक नुकसान। दूसरा नुकसान, भाई कन्वेंशनल सिंपल तरीकों से तो उन हाई यील्डिंग वैरायटी को हम उगा ही नहीं पा रहे जो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या करें? किसान तो बेचारा मारा गया, क्योंकि जो मैनेजमेंट टेक्निक्स ये बता रहे हैं कि फर्टिलाइज़र डालो, पेस्टिसाइड डालो, बेटा ये तो बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ये कॉस्टली चीज़ें हैं। तो इसमें क्या शामिल है? क्यों नहीं उगा पा रहे थे? ड्यू टू दी कॉस्ट इन इफेक्टिवनेस। किसकी वजह से? कॉस्ट इन इफेक्टिवनेस, की जो कॉस्ट थी वो इफ़ेक्टिव नहीं थी। बहुत महंगे मिलते हैं ये पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए। भाई इनकी कीमत एक नॉर्मल किसान जो कन्वेंशनल तरीके से खेती करना जानता है, पहले तो इन मैनेजमेंट ट्रिक्स को सीखना, इन टेक्नोलॉजीज़ को सीखना, उसके बाद इतने महंगी केमिकल्स को अफोर्ड करना एक फार्मर के बस की बात नहीं थी। तो ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया। तीसरा ड्रॉबैक क्या हो गया? ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी थी, चलो इतना सब कुछ कर भी लिया, तो दीज आर नॉट एबल टू we are not able to cultivate all these varieties all over the world everywhere। हर जगह नहीं उग सकती थी। कुछ ही हम कहते हैं ना कि कुछ ही हैबिटेट्स इनके लिए जो हैं सूटेबल थे। तो ये सारा क्या हो गया? ग्रीन रेवोल्यूशन का हो गया नुकसान, उसके ड्रॉबैक्स। तो उसके लिए बेटा फिर क्या किया गया? उसके लिए अब बीच में ना बेटा इनके बाद क्या आई हमारे पास? आए कुछ टिश्यू कल्चर टेक्निक्स इन दी 1950s। इन ईयर 1950s क्या टेक्निक्स आई कि चलो इससे तो हमें दिक्कत होने लग गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब एक नई टेक्नोलॉजी काम में आई जिसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। वैसे तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये पहले कोर्स में हुआ करता था हमारे पास बेटा, अब ये कोर्स में से निकाल दिया गया है। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक्स क्या होती हैं? यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक एक्सप्लांट लेते हैं, एक एक्सप्लांट लेते हैं, उसको हम कल्चर मीडिया देते हैं, है ना। एक एक्सप्लांट लिया और उस एक्सप्लांट को ना हम चेंज कर देते हैं, उसको ग्रो कराते हैं एक्सप्लांट को इन दी लेबोरेटरी कंडीशंस, और वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? फुली ग्रोन प्लांट में तब्दील हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है?
suitable environment, है ना, suitable culture ingredient, कल्चर मीडिया में जो इंग्रेडिएंट डालने हैं पूरे, क्या मिनरल चाहिए इसको, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब कुछ हमें देना पड़ेगा। सूटेबल इन्वायरमेंट उसके लिए देना पड़ेगा, है ना। सूटेबल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और इनके एग्जाम्पल पता है क्या, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे ऑक्सिन्स हो गए, लाइक साइटोकाइनिन्स एटसेट्रा, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो एक एक्स प्लांट को हम लोग चेंज कर सकते हैं इनटू अ फुली ग्रोन प्लांट, अगर उसको सूटेबल इन्वायरमेंट दिया जाए, लैब में किया जाता है सारा काम, सारी अप्रोप्रिएट कंडीशन हो, अप्रोप्रिएट उसके पास न्यूट्रिएंट मीडिया हो, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वगैरह की भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हो। तो हम एक अब आप सबसे पहले दिक्कत, एक्स प्लांट क्या होता है। एक्स प्लांट क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, कोई भी प्लांट का एक छोटा सा पार्ट ले लो और उसको लैब में हम इन सब कंडीशंस को देके, और किसमें, उस एक छोटे से पार्ट से ही, छोटे से हिस्से से ही हम एक पूरा प्लांट पैदा करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, पूरा प्लांट पैदा करवा सकते हैं एक छोटे से हिस्से प्लांट के। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर करना। और ये जो कैपेसिटी होती है एक्स प्लांट की पूरा प्लांट बनाने की, इस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज टोटिपोटेंसी। It is the efficiency या capacity of the X plant to transform into a fully developed plant। लिखें क्या इसको, तो टोटिपोटेंसी क्या होती है, it is the ability of any cell or part of the plant to develop into a whole plant। देखो जी, इसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी, एबिलिटी ऑफ एनी सेल और पार्ट ऑफ द प्लांट टू डेवलप इनटू अ होल प्लांट, पूरा प्लांट उससे बन जाता है। इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर से करते हैं हम इसको। और जो ये टिश्यू कल्चर से हमारे पास बेटा प्लांट्स जो आते हैं ना, इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इन प्लांट्स को हम बोलते हैं सोमैक्लोन्स। ये एक्चुअली एक्स प्लांट से जब हमने पूरा फुली ग्रोन प्लांट बनाया, फिर इन प्लांट को हम क्या करेंगे, हम इनसे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट जो हैं बाय यूजिंग माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक्स। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ प्लांट हम इससे डेवलप कराएंगे। टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम एक ही बारी में थाउजेंड्स, क्योंकि एक ही एक्स प्लांट लिया और उससे हम लोगों ने क्या कर दिए, फुली डेवलप्ड इतने सारे छोटे 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 प्लांटलेट डेवलप करवा दिए, उनको फिर लगाया, फिर उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जहाँ पे वो ट्री हमें लगाना था जब वो थोड़े उग गए। तो इस माइक्रो प्रोपेगेशन होता है कि छोटे, ये टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूज़ करके थाउजेंड्स ऑफ प्लांट एक बारी में प्रोड्यूस करना, उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। और माइक्रो प्रोपेगेशन के टाइम पे ये जो इतने सारे प्लांट हमें मिले हैं ना, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर करके, एक ही प्लांट पार्ट का हमने टिश्यू कल्चर किया और उससे हमें थाउजेंड्स ऑफ प्लांट हमने बना लिए, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। और ये जो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट है, इन थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को बेटा हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी सोमाक्लोन्स। सोमाक्लोन्स क्यों, सभी एकदम आइडेंटिकल होंगे, किसी में कोई चेंज या वेरिएबिलिटी नहीं होगी। क्लोन ही तो बना रहे हैं हम, क्लोनिंग ही तो होगी, हमने कोई इनके अंदर वो तो किए नहीं जी, गैमीट का फ्यूजन हुआ होगा, किसी तरह से क्रॉसिंग ओवर हुई होगी, मियोसिस हुई होगी, कोई नई वेरिएबिलिटी या रिकॉम्बिनेशन आए होंगे, नहीं, हमने तो कार्बन कॉपीज प्रोड्यूस कर दी। तो कार्बन कॉपीज क्या होती हैं, क्लोन्स। तो सोमेटिक क्लोन्स या जिनको हम बोलते हैं सोमा क्लोन्स बोलते हैं। तो ये टेक्निक्स कब डेवलप की गई थी, इन द ईयर 1950s में, टिश्यू कल्चर टेक्निक। और फिर हमारे पास एक और टेक्निक आई जिसको हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये तो हो गया ए। टिश्यू कल्चर टेक्निक की ही एक और टेक्निक है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में बेटा हम पता है क्या करते हैं, हम करवाते हैं प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन। इट इन्वॉल्व्स
प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, यस। हम क्या करते हैं बेटा, सपोज हमारे पास ना दो वैरायटी हैं कि मुझे इसका ये वाला कैरेक्टर चाहिए, इस वाली वैरायटी का ये वाला कैरेक्टर चाहिए, है ना। तो हम दोनों वैरायटी से क्या ले लेते हैं, सेल्स, और उन सेल से फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले काम होता है उनका सेल वॉल हटाने का। तो सेल वॉल डाइजेस्ट करा देते हैं दोनों, एक प्लांट से ली, दूसरी दूसरे प्लांट से ली, सेल्स आ गई, उन सेल के हमने हटा दिए सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल हटाने के बाद क्या बच गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या बच गया हमारे पास, साइटोप्लाज्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट ही तो बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो उसके अंदर क्या पड़ा हुआ उसका सारा एनक्लोजिंग दी होल साइटोप्लाज्म। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। तो ये एक सेल और दूसरी सेल दोनों का प्रोटोप्लास्ट हमारे पास है, दोनों को फ्यूज करवा दो इन दी लैब। ऐसे नहीं होता, मतलब इतना ईजी नहीं है, इसके पूरा प्रोसीजर है ये भी, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं। दिस इज सेल ए ले ली, ये हमने ले ली सेल बी, दोनों में सबसे पहले हमने क्या करवाई, सेल वॉल डाइजेशन, सेल वॉल डाइजेशन, सेल वॉल तुड़वा दी इनकी। फिर क्या बन गया हमारे पास, आ गया प्रोटोप्लास्ट ए, इधर आ गया हमारे पास प्रोटोप्लास्ट बी। अब प्रोटोप्लास्ट समझ गए ना, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग दी साइटोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म। सेल में शायद मैंने बताया था, पता नहीं बताया था, सेल आप लोग तो 12th वाले हो ना, पढ़ के आए हो 11th में। तो ये जो दो प्रोटोप्लास्ट हो गए ना बेटा, अब इनको हम क्या करवा देंगे, फ्यूज़। और इसको फ्यूज़ करवा के वो जो दोनों कैरेक्टर, जो सेल ए में था और जो सेल बी में था, दोनों के दोनों कैरेक्टर इकट्ठे आ गए, फ्यूज़ हो गए, और उससे हमारे पास क्या बन गया, एक सोमेटिक हाइब्रिड बन गया। इस टेक्निक को हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो दो नई अच्छी वेराइटीज़ के दोनों, इसमें ये कैरेक्टर अच्छा था, किसी में कोई कैरेक्टर, वो दोनों कैरेक्टर एक ही प्लांट में आ गए बाय दिस टेक्निक, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो समझ आया, ग्रीन रेवोल्यूशन जब फेल हुई तो और अदर टेक्निक्स भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी, टिश्यू कल्चर स्टार्ट कर दिया। टिश्यू कल्चर में हम किसकी हेल्प लेते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन, फिर हमने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बाय प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ये सब कुछ स्टार्ट करवा दिया। और उसके बाद फिर हमने क्या शुरू करवा दिया, हमारे साथ साथ क्या शुरू हो गया, बायोटेक्नोलॉजी भी आ गई हमारे हाथ में। और बायोटेक्नोलॉजी से हमने क्या बनवाने शुरू कर दिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिनको हम बोलते हैं GMOs। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज़, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करते हैं, पहले तो ये बताओ जेनेटिकली मॉडिफाई हम किस किस चीज़ को कर सकते हैं। हम कर सकते हैं बेटा बैक्टीरिया को, ये भी हमारी NCERT के अंदर लिखा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए। हम किस किस को मॉडिफाई कर सकते हैं, बैक्टीरिया को, हम कर सकते हैं फंजाई को, हम कर सकते हैं प्लांट्स को, और हम कर सकते हैं एनिमल्स को। can be modified using genetic engineering। या सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग तो छोटा टर्म हो जाएगा, इसमें आप बायोटेक्नोलॉजी भी लिख सकते हो। तो इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज़ मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। अब कुछ प्लांट्स हैं, हमें पता है कि भैया ये कंडीशन, अगर ड्राउट आ गया ये मर जाएंगी, या किसी तरह का बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई है ना, बर्फ़ के अगेंस्ट कोल्ड रेजिस्टेंस उन वेराइटीज़ का नहीं है, मर जाएंगी भैया, ओले वोले पड़ गए, या किसी तरह टेम्परेचर बहुत चिलिंग हो गया तो उनके अंदर आइस के क्रिस्टल बन जाएंगे, प्लांट विल डाई। या किसी वजह से सैलिनिटी, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में बढ़ गया, या किसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई किसी साल, वो फसल ख़राब हो जाएगी, पूरे साल की मेहनत ख़राब नहीं हो। तो हमने कुछ ऐसी वेराइटीज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशन से डेवलप करनी है विच आर मोर टॉलरेंट टू दी एबायोटिक स्ट्रेसेस। एबायोटिक स्ट्रेस समझ में आ गया, एबायोटिक क्या है, फिजिकल फैक्टर, उनकी वजह से जो हमारी क्रॉप को नुकसान होता है उनको हम बोलते हैं एबायोटिक स्ट्रेसेस। तो उनसे टॉलरेंट बना दिया गया है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का एक फ़ायदा क्या है, हम उनको क्या बना सकते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट। दूसरा, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। जो प्लांट्स हमने इससे है, जो GMCs, बेसिकली यहाँ किसकी बात हो रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, कि एबायोटिक स्ट्रेस से बचा सकते हैं हम उनको, मॉडिफाई कर दो जेनेटिक, मतलब उन कंडीशंस में ताकि वो मुरझाए नहीं, ख़राब नहीं हो, हमारी क्रॉप ख़राब ना हो। दूसरा, हम उनमें क्या कर सकते हैं, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप हम लोग बना सकते हैं। कैसे, जैसे भी
एग्जाम्पल लेंगे अभी हम बीटी क्रॉप का, और बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी टमाटो, पोटैटो, राइस, सोयाबीन, बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो जिस कीड़े से, जिस पेस्ट से उस फसल को नुकसान होने का चांस है, उसके अंदर उसी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करवाई जा सकती है, ताकि वो पेस्ट उस क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। तो ये भी किससे पॉसिबल है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से, मींस बायोटेक्नोलॉजी से। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब क्या हुआ, ठीक है, अच्छी तरह हमारी क्रॉप व्रॉप सब उग गई, सब हो गया, लेकिन उससे जो प्रोडक्ट लिया भाई, उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ ही नहीं है। जब तक हम उसको कमर्शियलाइज मार्केटिंग करने के लिए हम उसको मंडियों तक लेके गए, भैया वो तो फुस खराब हो गया, गल गया, सड़ गया। लाइक टमाटो के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या टमाटो बनाए हैं हम लोगों ने? फ्लेवर सेवर टमाटो बना दी, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो कैसे बनाए वो? जेनेटिक मॉडिफिकेशन से। तो क्या कर दिया हमने? रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस समझ आ गए ना आपको क्या होते हैं? कि यील्ड आने के बाद वो ख़राब नहीं हो जाए बिकने से पहले। तो कुछ ऐसा करो, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दो। अगेन जेनेटिक मॉडिफिकेशन हेल्प्स। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, मतलब प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ द सॉइल। अब सॉइल में से प्लांट पागलों की तरह मिनरल्स ले रहा। रूट का तो काम यही है ना, पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल। लेकिन भाई ऐसा करने से क्या हो जाएगा? सॉइल तो डेफिशिएंट हो जाएगी इन दी मिनरल्स। हम क्या चाह रहे हैं? हर साल हम उस सॉइल में क्रॉप उगाते रहें, उसको बीच में हमें छोड़ना नहीं पड़े। गैप के लिए छोड़ देते हैं ना, कि वो अपने जो फर्टिलिटी को दोबारा से रीगेन करे सॉइल, उसमें मिनरल कंटेंट दोबारा से ऑप्टिमम हो जाए। तो हमें ये करने की ज़रूरत ना पड़े, हर साल हम उसमें क्रॉप उगाएं, लेकिन सॉइल डेफिशिएंट ना हो, उसमें जो उसके मिनरल्स हैं वो एग्जॉस्ट ना हो। उसके लिए क्या करना चाहिए? हम कुछ ऐसी प्लांट की वैरायटीज़ बना लेंगे जिसको उगने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत ही कम हो। वो सॉइल के ऊपर बहुत कम डिपेंड रहेगी मिनरल्स के लिए, थोड़े मिनरल रहेगी, तो सॉइल क्या रहेगी? एग्जॉस्ट नहीं होंगे उसके मिनरल्स। तो वो भी पॉसिबल है, किसकी हेल्प से? जेनेटिक मॉडिफिकेशन की हेल्प से। और एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, या आप जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप्स में या प्लांट्स में करवा के आप किसी भी प्लांट के प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हो। जैसे हम लोगों ने क्या बना लिया है? गोल्डन राइस, विच इज़ एनरिच्ड इन विटामिन ए। तो आपको गाजरें खाने की ज़रूरत नहीं है, और विटामिन ए के, है ना, सोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बस आप ये गोल्डन राइस खाओ। गोल्डन राइस इज़ रिच इन विटामिन ए। क्यों है? क्योंकि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से विटामिन ए का जीन बीटा कैरोटीन इसके अंदर डाल दिया है। तो जब ये हमारी बॉडी में बीटा कैरोटीन जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा? विटामिन ए बना देगा ये, और हमारी बॉडी को मिल गया विटामिन ए। तो एक्स्ट्रा हमें एज सप्लीमेंट्स हमें गाजर वाजर और विटामिन ए का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी हम कैसे पॉसिबल कर पाए हैं? बाय द मीन्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, या जेनेटिक इंजीनियरिंग, या बायोटेक्नोलॉजी। तो इससे हमने क्या बनाई? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देखो कितना रेवोल्यूशन हम लोगों ने ला दिया है। लेकिन ये रेवोल्यूशन किसकी वजह से है? ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने थोड़ा सा बायोटेक का इंट्रोडक्शन पढ़ा, कैसे कैसे हम क्रॉप्स को का यील्ड बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा, कैसे बढ़ा था उसमें, ग्रीन रेवोल्यूशन के ड्रॉबैक्स पढ़े, कैसे ठीक किए गए ऑर्गेनिक फार्मिंग से, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उगा के। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हमने कैसे बना सकते हैं वो भी बात हो गई। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या क्या उनकी एप्लीकेशन, क्या क्या हम कर सकते हैं उनको मॉडिफाई करके, वो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की। इसके अलावा कुछ टिश्यू कल्चर टेक्निक्स की बात की। तो बेटा अभी नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स अब हम वो ऑर्गेनिजम्स पढ़ने शुरू हो जाएंगे जो आप सोच रहे थे इस चैप्टर के अंदर करेंगे। दैट इज़ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, कि ये गोल्डन राइस है कैसे बना, बीटी कॉटन कैसे बनी, मतलब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने फ़ायदे का काम किया इन दी एग्रीकल्चर और इन दी मेडिसिनल फील्ड। बट दैट वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।